टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम वर्कशॉप कैलकुलेशन का आईटीआई जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है, आगे लिखा हुआ ऑल ट्रेड, मतलब फर्स्ट ईयर में आईटीआई में जो भी 2 वर्ष के कोर्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट ईयर का ट्रेड है उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो आज हम पार्ट 13 जो है सॉल्व करेंगे और जो आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इसका PDF आपको मिलेगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप आसानी से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल, उसके प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी फर्स्ट ईयर का। उसमें आप इसके पीछे के भी वीडियो बिल्कुल आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, और बाकी आपके जो एग्जाम्स आईटीआई के होंगे उसमें सेम टू सेम कह लीजिए इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है जिससे कि आपका एग्जाम में हेल्प हो सके और बेहतर नंबर आप ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 45 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। इसके लिए मैंने पहले भी आपको फार्मूला बताया हुआ है, सेम फार्मूला वही होगा। इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है, C/5, C का मतलब सेल्सियस, F-32/9, F का मतलब फ़ारेनहाइट और K-273/5, K का मतलब केल्विन होता है। तो जब कभी भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए या फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने के लिए या केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, हमेशा यही होता है। तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो जिन दोनों चीज़ों का नाम ले रहा है वो दोनों फार्मूले को हम एक साथ लिख लिया करेंगे। जैसे इसमें किसका नाम लिया है, सेंटीग्रेड सेल्सियस वाला C का नाम लिया है और फ़ारेनहाइट F का नाम लिया है, मतलब C और F को हम एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए C वाला फार्मूला ये है और F वाला ये है, तो मतलब इन दोनों को अब एक साथ लिख लेंगे। अगर ये सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता तो C के साथ केल्विन वाला लिख लेते हैं। ठीक है, चूँकि फ़ारेनहाइट वाला है तो वो वाला लिख लेते हैं, C/5 = F-32/9। ठीक है, कितना सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है, 45 रख लेते हैं। भाई सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है कि 45 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट का हमें निकालना है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा। जब 45 डिग्री सेल्सियस बटे 5 = F-32/9। यहाँ से क्या होगा, 5×9 = 45, 9 आ जाएगा आपका और यहाँ से इसका फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 81 = F-32। अब F इधर माइनस है 32, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो F = क्या हो जाएगा, 81 था, चूंकि इधर माइनस है, जब इस साइड हम भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, +32। इस तरह देखेंगे तो 2 1 3 8 3 11 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब 45 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो सेम वही चीज़, जो 45 डिग्री सेल्सियस था फ़ारेनहाइट में 113 आपको दर्शाएगा। तो यहाँ पे आपका 113 डिग्री फ़ारेनहाइट सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका सही है। बहुत ही आसान होती है इस टाइप के क्वेश्चन, बस आपको फार्मूला ध्यान रखिए। मैं बार बार आप लोगों को जब भी बताता हूँ तब बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि फार्मूला मेन है, फार्मूला याद रहेगा तभी काम बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर, कह रहा है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पर जो हमारा फ़ारेनहाइट है और सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों जो है समान रीडिंग दर्शाते हैं, तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है। देखिए ये चीज़ आपको याद करेंगे तभी फ़ायदा है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं। बट अब उसको निकालने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप चारों को उसको निकालोगे उस पर रखे तो आपका काफ़ी टाइम खराब जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग दर्शाता है, तो वह होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। -40 डिग्री सेल्सियस पे जो मान आपका -40 डिग्री सेल्सियस पे सेंटीग्रेड पैमाने में दिखाएगा थर्मामीटर, वही फ़ारेनहाइट में भी दिखाएगा। मतलब यही वो वैल्यू है जिस पे दोनों में समान रीडिंग होती है। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, C/5 = F-32/9। यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, सेल्सियस है, -40 डिग्री, कितना में है, माइनस में है, ध्यान रखना है, -40 डिग्री, प्लस नहीं, माइनस में होना चाहिए। -40 डिग्री सेल्सियस है तो मैं -40 रखता हूँ यहाँ पे, देखते हैं क्या फ़ारेनहाइट भी -40 आ जाता है।
-40 डिग्री सेल्सियस का मान रखते हैं हम इसमें और उसको बदलते हैं किसमें, फ़ारेनहाइट में। अगर फ़ारेनहाइट का भी मान -40 आ गया, इसका मतलब यही वो टेम्परेचर है जिसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर सेम रीडिंग दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे -40 दे रखा है सेल्सियस का, तो रख लेते हैं -40/5 = F -32/9। ठीक है, 5 वाट है 40 माइनस है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 × 9 8 9 72 -72 हो जाएगा आपका = F -32। ठीक है, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो F = क्या हो जाएगा -72 + 32। और आपको मालूम होगा जब प्लस और माइनस दोनों एक साथ होते हैं तो हमेशा जो हमारा संख्या होती है वो आपस में घट जाती है, और जो संख्या बड़ी होती है मतलब प्लस या माइनस वाला जिसका मान बड़ा होता है उसी को आगे लिख लेते हैं। देखिए 72 है, 32 से 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 40 आ गया। अब आगे माइनस होगा प्लस, तो मैंने बताया कि जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लिख लेते हैं। 32 छोटा है 72 बड़ा है, 72 बड़ा है और इसके आगे माइनस लगा है, मतलब हमें माइनस लिखना पड़ेगा। तो आपने देखा -40 डिग्री सेल्सियस को जब हमने फ़ारेनहाइट में बदला तो -40 फ़ारेनहाइट आ गया, सेम टू सेम हो आया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग दर्शाता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ऐसे रख के निकाल भी सकते हैं। बाकी इन सबों को रख के निकालेंगे ना तो अलग अलग वैल्यू आएगी। जब यहाँ सेल्सियस में आप निकाल के देखना, फ़ारेनहाइट का मान अलग आएगा। अभी मैंने आपको दिखाया भी था 45 डिग्री सेल्सियस का हम लोग निकाले थे तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था, अलग अलग आता है। लेकिन -40 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का समान मान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया सेल्सियस के साथ केल्विन वाला। अभी हम लोग नाम ले रहे थे कि -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। क्या करना है हमें जो है -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है हमें फार्मूला देखना होगा। सेल्सियस की बात कर रहा है और केल्विन की बात कर रहा है। सेल्सियस मतलब ये वाला और केल्विन मतलब ये लास्ट वाला, मतलब हमें इन दोनों को अब एक साथ में रखना होगा और हमें इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, C/5 = K - 273/5। ठीक है, सेल्सियस है केल्विन है, सेल्सियस केल्विन की बात थी, दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। अब भाई नीचे इधर भी 5 है इधर भी 5 है, दोनों कट जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, C = K - 273, क्योंकि दोनों साइड सेम था तो ये कट के खत्म हो जाएगा। अब आ गया हमारे पास सेल्सियस = K - 273। कितना दिया, -273 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस की जगह रख लीजिए -273। कितना दिया है, -273 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ। ठीक है, = K - 273। इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। K = -273, इधर माइनस इधर गया तो प्लस +273। -273 + 273 मैंने बताया था जब भी माइनस प्लस आता है तो आपस में संख्याएं घट जाती हैं। दोनों समान संख्या है तो घट करके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री केल्विन। तो हमने देखा -273 डिग्री सेल्सियस को जब हमने केल्विन में परिवर्तित किया तो 0 डिग्री केल्विन आया। -273 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 0 डिग्री केल्विन के बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा पहला सही हो जाएगा। बस सो फार्मूला है और कुछ नहीं है, फार्मूले पे रख रहे हैं, सीधे हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस फार्मूले को जरूर नोट करना और याद भी रखना। ठीक है, सिर्फ नोट करने से काम नहीं चलेगा, याद भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है। मतलब हमें फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो आपको फार्मूला मालूम ही है, C/5 = F - 32/9। फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड में बदलना है। ठीक है, C/5 = F की जगह कितना दिया है, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये आपका मान 20 दे रखा है, -32/9। सॉल्व कर लीजिए। C/5 = 20 में से 32 जाएगा, भाई 20 छोटा है और 32 बड़ा है। मैंने बताया था आपको जब भी दोनों साथ में होते हैं प्लस माइनस तो घट जाता है, कितना होगा, 12 आएगा घट करके। लेकिन जो 20 है वह छोटा है, इसके साथ पॉजिटिव का निशान है, और जो 32 है वो बड़ा है, इसके साथ नेगेटिव का निशान है, इसलिए हमें यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि बड़ा वाला है। ठीक है, /9। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, इसमें क्या हो जाएगा आपका
12 पचे 60, C इज इक्वल टू 12 पचे 60, वो भी माइनस में तो माइनस अपान 9। अब इसका यहाँ पे भाग दे देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। C इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, भाग दे के देख लेते हैं। और 9 संग 54 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। 9 संग 54, 6 बचेगा आपके पास हासिल, दशमलव देंगे 60 हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा 9 संग 54, फिर 6 बचेगा आपके पास हासिल, फिर दशमलव लगा हुआ तो 0 बढ़ के 60 हो जाएगा, फिर 9 संग 54, 9 संग 54 ऐसे ही बढ़ता जाएगा, -6.666 बढ़ता जाएगा। और आपको मालूम होगा जब कभी भी इस टाइप की सीरीज बन जाती है एक ही वर्ड, जब 5 से अधिक आने लगता है तब हम क्या करते हैं, जब 2 अंक लेते हैं तो लास्ट वाले अंक को 1 बढ़ा करके लिख देते हैं। और अगर वह 5 से कम है, अगर ये 6.444 आता तो 6.44 ही लिखते हैं, लेकिन इस केस में जब ज़्यादा होता तो 1 अंक हटा करके 7 लिख लेते हैं। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं -6.6, ये सब आगे की संख्याएं छोड़ देंगे, 2 अंक लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। किस में आ गया आपका, डिग्री सेल्सियस में। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो अधिकतम तापमान जो मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है। मर्क्यूरी जिसमें पारा भरा होता है, ठीक है। हमारे थर्मामीटर जो होते हैं, एक तो होता है अधिक टेम्परेचर नापने के लिए पायरोमीटर का नाम आपने सुना होगा, जो भट्ठी वगैरह का टेम्परेचर मापता है, और एक होता है हमारे पास मर्क्यूरी थर्मामीटर या एल्कोहल। एल्कोहल और मर्क्यूरी वाला लगभग सेम टाइप के होते हैं, उनमें सेम जो है वो जो होता है हमारा द्रव प्रसार के नियम पे काम करता है। आपका होता है ना ठोसों का प्रसार गुणांक, द्रव का प्रसार गुणांक, तो जो हमारा लिक्विड होता है मर्क्यूरी या एल्कोहल, ये दोनों जो है द्रवों के प्रसार गुणांक पे काम करते हैं। वहीं पे एक हमारा एक और थर्मामीटर आता है बाई मेटेलिक, वह जो है ठोसों के प्रसार गुणांक पे काम करता है। मेटेलिक मतलब मेटल टाइप का होता है जिसके प्रसार की वजह से ऐसा होता है। तो बाई मेटेलिक हो या फिर मर्क्यूरी थर्मामीटर हो या फिर एल्कोहल वाला हो, ये तीनों थर्मामीटर जो है ये 300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर माप सकते हैं। ये थर्मामीटर कितना टेम्परेचर माप सकता है, ध्यान रखना, मर्क्यूरी थर्मामीटर हो चाहे आपका एल्कोहल थर्मामीटर हो चाहे बाई मेटेलिक थर्मामीटर हो, ये तीनों थर्मामीटर 300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मापते हैं। अधिक टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है, उसमें भी अलग अलग टाइप के, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तापमान मापने के उपकरण का नाम क्या। देखिए यहाँ फिगर एक दिखा रखा है और यहाँ पे पूछ रहा है कि तापमान मापने का यह कौन सा उपकरण है। तो इसमें देख लेंगे आपका लिक्विड लगा हुआ है, यहाँ पे मेटेलिक यूज किया गया है जिससे इसका प्रसार होता है, तो उस हिसाब से हमारी जो यह सुई है या तापमान को दर्शाती है। तो ये प्रसार होगा मेटल में, ठीक है, तो ठोसों का प्रसार बोलते हैं, तो उसी पे यह काम करता है। तो यह कौन सा अभी मैंने बताया था, बाई मेटेलिक थर्मामीटर। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, बाई मेटेलिक थर्मामीटर। यह कितना 300 डिग्री सेल्सियस का तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है। चाहे आपका बाई मेटेलिक हो, मैंने बताया अभी आपको, चाहे आपका मर्क्यूरी वाला हो, चाहे आपका थर्मामीटर एल्कोहल वाला हो, ये तीनों थर्मामीटर 300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मापने में यूज होते हैं। वहीं पे रेडिएशन पायरोमीटर की बात करें, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, देखिए दोनों पायरोमीटर आ गए ना। ये देखिए वेपर प्रेशर थर्मामीटर, थर्मामीटर जब भी होगा 300 डिग्री सेल्सियस के लिए होगा। मर्क्यूरी थर्मामीटर, एल्कोहल थर्मामीटर, इनके आगे थर्मामीटर लगा होता है 300 डिग्री सेल्सियस तक। जब आगे पायरोमीटर लग जाता है तो ये अधिक टेम्परेचर के लिए यूज किए जाते हैं। रेडिएशन पायरोमीटर यह यूज किया जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापने के लिए। कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए भट्ठी वगैरह का तापमान नापने में यूज होता है। यह भी पायरोमीटर है, कौन सा, थर्मो इलेक्ट्रिक। इसमें अब देखना पड़ता है कि कौन सा वाला आप यूज कर रहे हो। अगर थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर में आपने जो उसमें आपने यूज किया, थर्मामीटर में जो एलिमेंट यूज किया है, अगर वह एलिमेंट कॉपर का है, किसका एलिमेंट है, जो एलिमेंट है हमारा, एलिमेंट किसका है, एलिमेंट अगर कॉपर का है तो वह 600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापेगा। कौन सा, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। और अगर वहीं पे हम थर्मो इलेक्ट्रिक जो पायरोमीटर है, इसमें जो एलिमेंट हम यूज करते हैं वह यूज कर ले प्लेटिनम का, किसका, प्लेटिनम का, या प्लेटिनम रेडोमीटर भी आता है, या प्लेटिनम का यूज करेंगे तो इस केस में यह 1600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मापेगा।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा रेडिएशन पायरोमीटर 3000 डिग्री सेल्सियस तक मापेगा, जबकि थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर जो होता है, अगर कॉपर वाला एलिमेंट यूज करेंगे तो 600 डिग्री सेल्सियस और प्लेटिनम वाला 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और अगर थर्मामीटर की बात होगी तब 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक लाल गर्म धातुओं के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कितना बोल रहा है? 3000 डिग्री सेल्सियस तक लाल गर्म धातु। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 3000 डिग्री सेल्सियस तक कौन माप सकता है? वह माप सकता है रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, थर्मोइलेक्ट्रिक वाला कॉपर यूज होगा तो 600 और प्लेटिनम यूज कर लेंगे तो 1600 तक। बाई मेटेलिक और एल्को वाले दोनों थर्मामीटर है, और थर्मामीटर 300 डिग्री सेल्सियस तक, या 600 भी होता है और 1600 भी होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं। और ये है हमारा 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रकार का उष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का उष्मा संचरण मतलब उष्मा का बहाव, एक जगह से दूसरी जगह पे उष्मा का जाना। पूछ रहा है कि उष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है, फिजिकल कांटेक्ट, जिसमें एक कण दूसरे कण से संपर्क में हो। आपने पढ़ा होगा ठोस, द्रव, गैस। ठोस सॉलिड, जिनके पार्टिकल, जिनके कण एक दूसरे के नजदीक होते हैं। द्रव, जिनके कण या जिनके पार्टिकल ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। और गैस जो होता है, उनके पार्टिकल ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत ही दूर होते हैं। 3 चीजें होती हैं। भौतिक संपर्क किसमें होगा? फिजिकल कांटेक्ट कौन से वाले कण में ज्यादा होगा? जिनके कण ज्यादा नजदीक होंगे उनमें भाई ज्यादा कांटेक्ट होगा। इसका मतलब है ठोस की बात कर रहा है। देखिए 3 तरह का संवहन होता है हमारे उष्मा का। कंडक्शन, जिसको हम चालन बोलते हैं, कन्वेक्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं, और रेडिएशन होता है जिसे हम विकिरण बोलते हैं। उष्मा के 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण, रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, ये 3 है उष्मा संचरण के, उष्मा के बहाव की। कंडक्शन एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं, जैसे एक रॉड ले लीजिए, लोहे का रॉड हमने ले लिया, इसको मैं यहाँ पे गर्म कर रहा हूँ। आप देखते होंगे अगर कोई लोहा है, जैसे कढ़ाई वगैरह में आप देखते हैं आपके जो यूज करते हैं उसमें चम्मच वगैरह का अंदर पड़ा हुआ है, तो अगला सिरा गर्म होता है तो पीछे आपका हाथ भी जलने लगता है। तो उसमें जो उष्मा का संचरण हुआ वह कंडक्शन की वजह से, चालन की वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें कण एक दूसरे के पास, वह ठोस है ना, जो आपका चम्मच है वह ठोस है। या फिर कोई लोहे का रॉड ले लीजिए, उसे भट्टी में रखिए, अगला सिरा अगर लोहा का गर्म हो रहा है तो पिछला भी गर्म हो जाता है। तो लोहे में जो वो उष्मा का संचरण हुआ वो कंडक्शन विधि से हुआ, चालन विधि से हुआ, क्योंकि उसके कण पास। ठोस के कण क्या होते हैं? जो ठोस होते हैं हमारे, ठोस के कण पास होते हैं, एक दूसरे से संपर्क में होते हैं। तो जब ठोस के कण नजदीक होंगे तो एक कण दूसरे को उष्मा देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को, इस तरह से उष्मा का आदान प्रदान उनमें होता है। तो वह इसमें आ जाता है, किसमें? कंडक्शन में। कन्वेक्शन में क्या होता है कि एक कण उष्मा लेकर के अपना चला जाएगा, फिर उसके स्थान पे दूसरा कण आएगा, वह उष्मा लेगा अपना चला जाएगा, फिर तीसरा कण आएगा, इस टाइप से होता है। जैसे द्रव और गैस में यह चालन किस में हो रहा है? चालन हमारा ठोस में हो रहा है, ठोस में चालन होता है, क्योंकि उसमें कण नजदीक होते हैं। जैसे मैंने बताया कि लोहे को आप गर्म कर रहे हैं। संवहन द्रव और गैस में होता है। जैसे लिक्विड होता है, मान लीजिए इस बर्तन में पानी है, बर्तन में क्या है? पानी है। जानते होंगे आप लोग, कभी भी पानी जो होता है, जो गर्म ज़्यादा हिस्सा होता है वो ऊपर रहता है और नीचे ठंडा रहता है। आप पानी में कभी भी देखिएगा, अगर गहराई में है, आप नदी वगैरह में जाते तो ऊपर का हिस्सा क्या होता है? जो गर्म पानी होगा ऊपर आ जाता है और ठंडा पानी नीचे रहता है। तो जब आप पानी को गर्म करते हैं, पानी को नीचे से क्या देंगे? हीट देंगे। जब पानी गर्म होगा तो पानी के जो कण होंगे ना, वह दूर होते हैं। पानी का कण यहाँ से हीट पाएगा, गर्म होते ही कहाँ पानी का कण ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर ठंडा कण होगा वह इसके स्थान पे आके नीचे उष्मा लेने लगेगा। तो इस तरह से पानी गर्म होता है। नीचे से कण क्या करते हैं? उष्मा लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर कण क्या होता है? जो ठंडा होता है वो नीचे आ जाता है, उसके स्थान पर उष्मा लेना शुरू कर देता है। तो कण क्या करेगा? यहाँ से उष्मा लेगा, ऊपर चला जाएगा, उष्मा लेगा, ऊपर चला जाएगा। तो यह होता है कन्वेक्शन।
रेडिएशन विकिरण में क्या होता है, इसमें हमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य से जो ऊष्मा डायरेक्ट पृथ्वी पे आ रही है, या जो आपका चंद्रमा होता है उससे जो ऊष्मा निकल रही है, फैल रही है, ठीक है, तो वह क्या होता है, वो विकिरण के माध्यम से होता है। तो सूर्य से जो ऊष्मा फैलती है वह विकिरण के माध्यम से होता है, इसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो वह विकिरण कहलाता है। इन दोनों को अगर आप अलग से समझना चाहो, जैसे कंडक्शन में मैंने बताया ना, ठोस चालन कण पास पास होते हैं। मान लीजिए आप 50 लोग हो और आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पर जो है ईंट पहुँचाना है, यहाँ पे ढेर सारी ईंट रखी हुई है, ठीक है, इस ईंट को उठा करके यहाँ पहुँचाना है। अब 50 लोग हैं, अब सब लोग क्या करें, लाइन से खड़े हो जाए। एक लड़का यहाँ खड़ा हो गया, एक यहाँ खड़ा हो गया, एक यहाँ, ऐसे सब लोग क्या हो गए, लाइन से खड़े हो गए। एक लड़का यहाँ से ईंट उठा के इसको दे रहा है, या इसको दे रहा है, या इसको दे रहा है, मतलब कोई भी अपना स्थान चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ से ईंट उठाया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इस तरह से आप लोग क्या करो, बिल्कुल आसानी से सारी ईंट उठा करके यहाँ पहुँचा दिए, बिना स्थान बदले, एक जगह खड़ा हुए। तो यही चीज़ क्या था, कंडक्शन था, चालन था, जो ठोस में होता है। कण पास पास होते हैं, कोई भी अपना स्थान नहीं बदलता है। लेकिन एक संवहन की बात करें तो यही 50 लोग अब क्या करेंगे, अब ये लोग लाइन से नहीं खड़े होंगे। एक लड़का अपना ईंट उठाएगा, जैसे मजदूर करते हैं आप देखते होंगे, ईंट उठाएगा और ले जाएगा अपना यहाँ रखेगा, फिर दोबारा आएगा, फिर यहाँ से ईंट उठाएगा और ले जाके यहाँ रखेगा। सब लोग अपना अपना ईंट उठा करके लेके जा रहे हैं, मतलब सब लोग अपना स्थान चेंज कर रहे हैं। जो 50 लोग हैं सभी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ईंट उठा रहे हैं, यहाँ ले जाकर रख रहे हैं, फिर दोबारा आ रहे हैं, ईंट उठा रहे हैं, फिर ले जाके रख रहे हैं। तो इसमें उनका स्थान चेंज हो रहा है, कण अपना गति कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा संवहन। इसलिए मैंने द्रव का बताया था कि पानी गर्म होता है, ऊष्मा लेके ऊपर चला जाता है, दूसरा कण आता है, ऊष्मा लेके ऊपर चला जाता है, तो ये संवहन होता है आपका। तो इसमें पूछा था किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है, एक दूसरे के कांटेक्ट के द्वारा। जो ये साथ में खड़े थे तो क्या होगा, चालन हो जाएगा आपका, जो कि ठोस में होता है, ठीक है। ये मैंने इसलिए डिटेल में बता दिया ताकि इस पर अगर आगे क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल आसानी से कर सको। अभी एक दो क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है, कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा ऊष्मा संचरण है जो ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। कंडक्शन मतलब चालन, कन्वेक्शन मतलब संवहन, और रेडिएशन मतलब विकिरण। ये तीन ऑप्शन है आपके, चौथे से कोई मतलब ही नहीं है। तो किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा। अगर इस बर्तन में लिक्विड रखा हुआ है, जल द्रव रखा हुआ है, जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, यह कण यहाँ से ऊष्मा लेगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, फिर यह कण यहाँ से ऊपर ऊष्मा लेगा, ऊपर चला जाएगा, और जो ठंडा कण होगा वह नीचे आएगा, ऊष्मा लेगा, फिर उसे ऊपर पहुँचाएगा। तो इस तरह से पूरा पानी गर्म होता है। तो ऊपर की ओर प्रवाह किस में हो रहा है, संवहन वाले में हो रहा है। आपको मालूम है द्रव और गैस में संवहन होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला कह रहा है ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है। ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि, रेडिएशन मतलब विकिरण वाला। ऑप्शन पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा। एक लोहे की रॉड को उसके एक सिरे से गर्म किया जाता है और दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचरण होता है। मैंने बताया तो लोहा है भाई, लोहा कैसा है, लोहा मतलब ठोस, और ठोस वाला किस में होता है, चालन विधि में होता है। कण अपना स्थान नहीं बदलते हैं, एक सिरा गर्म होता है, दूसरा भी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, पहला वाला तो भाई कंडक्शन का, चालन का हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, पानी गर्म करने पर ठंडा पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। मैंने बताया था नीचे वाला कण जो गर्म होगा ऊपर चला जाएगा, और जो ठंडा पानी का कण होगा ऊपर से नीचे आके ऊष्मा लेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये पानी का किस में होता है, ये संवहन में होता है। गैसों को गर्म करने का ऊष्मा संचरण, मैंने बताया द्रव और गैस ये दोनों किस में होते हैं, ये दोनों संवहन में होते हैं। और सूर्य से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि सूर्य से जो होता है वो किसके रूप में, वो विकिरण वाला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि विकिरण का ऑप्शन कौन सा है, सूर्य से ऊष्मा जो हमारी अंतरिक्ष में माध्यम से यात्रा करती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।